सही। तो मिसाल के तौर पे जो है ना, हम कहें कि उसमें यानी जो अपीयरेंस है सॉल्यूशन की, वो दोनों की एग्जैक्टली सेम कभी नहीं होगी, ये हमें याद रखना चाहिए। हाँ, फिजिक्स ऑफ द सॉल्यूशन और जो भी हम क्वांटिटीज लेंगे वो बहरहाल एक जैसी होंगी। तो मैं ये जरा बुक खोल रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ इसमें। सर बुक में भी वैसे ये लिखा हुआ है कि गिवन ए इज इक्वल टू 0, बट सर मैंने खुद से यानी कि ये सेकंड कंडीशन अप्रोच लगाई थी तो उससे ही ए की वैल्यू निकलती है सर। बुक वाले ने भी बुक वाले ने ये वाली अप्रोच यूज की हुई है ना, है जी, ये वाली फर्स्ट वाली यूज की हुई यस सर, लेकिन इसमें ए की वैल्यू उसने भी डायरेक्टली लिख दी है कि गिवन सर अब। लेकिन गिवन का मतलब यही कि यूज करके वो सेकंड अप्रोच जो कंडीशन है सर बाउंड्री वो यूज करके है। क्या। गिवन नहीं उसने लिखा, उसने कहा गिविंग। ठीक है। हाँ वही। तो अब आप इस ये जो दो इक्वेशंस है ना बनी हुई, जी सर। एक उसने माइनस एच बाई टू लगा के यूज की है और एक प्लस एच बाई टू। आप लोगों के पास बुक होगी, आप खोल लें तो अच्छा होगा। तो जब आप माइनस एच बाई टू वाली कंडीशन लगाते हैं वेलोसिटी पे, तो एक इक्वेशन आ जाती है, जीरो यस इक्वल टू सर। समथिंग। और जब प्लस एच बाई टू वाली कंडीशन लगाते हैं तो फिर दूसरी इक्वेशन आ जाती है, वो भी जीरो इक्वल टू समथिंग होती है, क्योंकि वेलोसिटी तो ये देखें जीरो है ना दोनों प्लेट्स पे। तो बिल्कुल सर। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, यानी इधर जीरो आ जाएगा 28 में, और यहाँ पे y की जगह प्लस एच बाई टू एक दफा डालेंगे। ये स्क्वायर वाली टर्म तो चेंज नहीं होगी, चाहे प्लस डालें माइनस डालें, ये वाली टर्म सेम रहेगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई फोर, एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू टू 8 हो जाएगा है। और यस यहाँ सर। पे होगा एक दफा ये आ जाएगा ए इंटू एच बाई टू, और एक दफा आ जाएगा माइनस ए इंटू एच बाई टू, जीरो के इक्वल। तो दो इक्वेशन आ जानी है हमारे पास, एक दफा प्लस एच बाई टू की वजह से और एक दफा माइनस एच बाई टू की वजह से। इन वो जो उसने लिखा है ना गिविंग, गिवन नहीं लिखा, गिवन नहीं सही है, बात। गिविंग, यानी ये दो जो दो इक्वेशंस बनेंगी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व हाँ सर, करना है। अभी देखा मैंने। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एक में से दूसरी माइनस कर दें, तो ये वाली फैक्टर भी दोनों का सेम है, बी भी सेम है, तो जब माइनस करेंगे एक में से दूसरी तो दोनों का फैक्टर कट जाएगा और ये वाली टर्में ऐड हो जाएंगी। तो जो ए का कोफिशिएंट है एच बाई टू, उसको उधर जाके मल्टीप्लाई करते जीरो के साथ, तो ए जीरो निकल आता है। तो ए जीरो पुट करके तो बी किसी एक में से निकाल लें। तो गिविंग सर गिवन नहीं है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाला उसने। तो अगर सर वो जो सेकंड अप्रोच है वो यूज करें तो उससे भी ए की वैल्यू निकल सकती है ना सर। सारी बात है, दोनों से ही निकलेगी, इसीलिए तो वो दोनों अप्रोचेस हमने कही है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता दोनों ही बाउंड्री कंडीशन हम यूज करें, मतलब सेकंड को यूज करके हम ए की वैल्यू निकालें, फिर फर्स्ट को यूज करके हम बी की वैल्यू निकालें सर। इसका फायदा क्या होगा? ये तो आप ऐसे बात कर रहे हैं कि पहले हम खाना खाएं तो बाद में स्वीट खाएं हैं। और भाई यहाँ पे तो ये नहीं है ना, जो मैथमेटिक्स है वैसे करेंगे। बस दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगा लें, लगाएंगे। अब एक लगाने से नहीं निकलता है तो कैसे निकालेंगे? आप इसमें एक बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं तो ए और बी दोनों मौजूद हैं, तो एक वक्त में तो नहीं निकलेंगे। हाँ, जब वाई जीरो वाली कंडीशन लगाएंगे फिर एक निकल आता है, बी जीरो निकल आता है। तो यानी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये तो नहीं हमारी चॉइस के भी हमारा सही दिल सर। ये कर रहा है, ये तो मैथमेटिक्स है। बहरहाल हमने दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगा के कांस्टेंट्स इवेल्युएट करने हैं, चाहे वो वन बाय वन हो जाए या साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालें, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं, ना ही हमारी चॉइस है। ठीक है। और कोई बात है? अच्छा, तो और कोई बात नहीं है तो फिर हम 19 नंबर पे चलते हैं। तो ये जी एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा, मैंने पिछले जो हमने ये तीन फ्लोस पढ़े हैं उनके बारे में कुछ बात की है। ये बार बार मैं इसके लिए पिछले भी लेक्चर में आपने देखा होगा, जब हमने जनरलाइज्ड काइनेटिक फ्लो खत्म किया था तब भी मैंने एक लिस्ट बनाई थी पॉइंट्स की कि ये पॉइंट्स हैं। तो इसलिए कि ये हमने जो फ्लोस पढ़े
इनमें हमने काफी सारा एक बुनियादी काम किया है, यानी सीखा है। वो ये है कि हमारा टारगेट ये था कि हम विस्कस फ्लो फिनोमिना को समझें। उसके लिए हमें नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना था। वो हमने देखा कि उनको हम क्लोज्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि सिंप्लीफाइड सिचुएशंस में ये सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो फिर हमने सिंप्लीफाइड सिचुएशंस एज्यूम की दैट वर द यूनी डायरेक्शनल फ्लोज। तो उन फ्लोज को फिर फार्मूलेट भी करना था ना, देखें उसमें प्रेशर किसका फंक्शन होगा, वेलोसिटी किसकी फंक्शन होगी, ये चीजें बहरहाल डिसाइड करने वाली थी। तो वो सारी हमने डिबेट की डिटेल में करके। अब आगे भी जो भी हम फ्लो स्टडी करना चाहेंगे, हमें प्रॉब्लम फार्मूलेट करना पड़ेगा, उसकी छान पड़ताल करनी पड़ेगी। और उसमें कुछ चीजें, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भी यानी ये डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो यानी कुछ चीजें ऑब्वियस नहीं भी होती हैं, तो वी शुड रियलाइज कि उनको हमने कैसे वहां से इंफॉर्मेशन को निकालना है या रियलाइज करना है। इंफॉर्मेशन तो मौजूद होती है वहां पे। तो ये इसलिए मैं बार बार चीजें लिख रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये स्टार्ट हमने किया तो अभी आपको बता दिया जाए और हर अगले फ्लो में आप इन चीजों को टैली करते जाएं कि ये कैसे डिटरमिन हो रही है। तो यहाँ पे कुछ दो तीन सवालात हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है या आप किसी को पढ़ाएं तो आपको फिर ये बताने पड़ सकते हैं। इसमें पहला सवाल यह है कि फॉर द स्टडीड थ्री फ्लोज हाउ द वेलोसिटी वेक्टर v वाज डिटरमिन्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड z। तो हमने कहा कि वेलोसिटी वेक्टर, अब हम जब आगे एक दो फ्लोज और पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आगे फिर हम डायरेक्ट ही कहें कि भाई इस तरह की सिचुएशन में वेलोसिटी वेक्टर जो है यूनिट डायरेक्शन फ्लो का u नॉन जीरो होता है और u सिर्फ y का फंक्शन होता है स्टडी केस में। तो भाई फिर x और z पे डिपेंडेंस हमें हर वक्त याद रहनी चाहिए कि क्यों इंडिपेंडेंट हुआ u जो है x और z से। तो आपने पीछे ये पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी वेक्टर जो हमने लिया था u नॉन जीरो v w जीरो लिए थे, तो उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब रखा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आई थी पार्शियल u बाई पार्शियल x इक्वल टू जीरो। तो वहां से u की x से इंडिपेंडेंस निकली थी कि u शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। फिर दूसरी बात z के ऊपर, तो जब हमने पैरेलल चैनल फाउंड बाई पैरेलल प्लेट्स ली और फ्लैट प्लेट्स थी वो, और फिर उसमें यूनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स लिया, चाहे वो मोशन ऑफ द प्लेट हो या चाहे वो अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो, तो वी सॉ कि z की डायरेक्शन में ना तो अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट एक्ट कर रहा है, ना ही वॉल की मोशन पॉसिबल है, और ना ही उसमें कोई सरफेस की वजह से कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्योंकि सरफेसेस आर फ्लैट। देयरफॉर हमने कहा कि u z पे डिपेंड भी नहीं करेगी। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी है जो मैंने बताई है। तो ये आपको यानी याद होनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए इस चीज की। इसको रिकॉल करें। व्हाट इज द रोल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म इन इक्वेशन 14। तो जो गवर्निंग इक्वेशन है हमारी, उसमें राइट हैंड साइड जो होती है वो 1 और म्यू dp बाई dx होती है। तो इसका क्या रोल है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि जो इक्वेशन नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस हैं उनमें वेलोसिटी कंपोनेंट्स के भी डेरिवेटिव होते हैं और प्रेशर का भी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो हमने उस वक्त आपको बताया था कि भाई हमने इन इक्वेशन को, यानी एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और तीन कंपोनेंट्स ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के मिलके चार हो गए। हमारे पास चार इक्वेशंस हैं और चार ही अननोन्स हैं, एक प्रेशर और तीन वेलोसिटी कंपोनेंट्स। तो हमें इस सिस्टम को सॉल्व करके इन चारों अननोन्स को निकालना। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये मैं जरा इस ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो है इस वाले में, अच्छा यहाँ भी नहीं है तो शायद यहाँ हो, यहाँ से नजर आते हैं। तो ये जो इस तरह की इक्वेशन थी हमारे पास, और इस जगह पे क्या था, 1 ओवर म्यू dp बाई dx की टर्म थी ना। ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी लेफ्ट साइड सारी जीरो थी और यहाँ पे dp बाई dx की टर्म थी। वैसे मैं बता रहा हूँ, अब वो फाइल खुली नहीं हुई तो वो थी तो इक्वेशन का हिस्सा ही ना। तो हमने तो कहा था कि भाई जब हम फ्लो को स्टडी करेंगे तो उसको हम, उसमें हम वेलोसिटी के लिए भी सॉल्व करेंगे, प्रेशर के लिए भी। तो
अब हम बताएं, हमारे पास तो सिर्फ एक इक्वेशन बची है, अब यहाँ पे हम इसका क्या रोल है। तो हमने कहा कि ये इक्वेशन जो है दिस इज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन थी उसमें चैनल फ्लो में जब काइटे फ्लो वगैरह डिस्कस कर रहे हैं या पाइजले फ्लो, तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो दो बाउंड्रीज हैं और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यू में है। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो बाउंड वेलोसिटी के हिसाब से हैं, प्रेशर के हिसाब से नहीं। तो वो इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इन यू है। तो डीपी बाई डी एक्स टर्म का क्या मतलब हुआ, अब ये तो एक्स के फंक्शन है और वो यू वाई का फंक्शन था, तो दीज आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और ये अब कांस्टेंट ट्रीट हो रही थी। तो हमने कहा था कि इसका रोल जो है इस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस बनाने वाला है, इसमें ना यू इन्वॉल्व है ना वाई इन्वॉल्व है, तो ये एक कांस्टेंट चीज उसमें आई हुई थी। तो दिस वाज अ फोर्सिंग टर्म, तो इसका रोल जो था फोर्सिंग टर्म वाला था, जो कि उस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस बना रही थी। तो इसका रोल क्या था, यानी फोर्सिंग टर्म वाला, बिकॉज ना ही इसमें वाई इन्वॉल्व था ना ही यू, तो यू के डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से हैं, उसके हिसाब से दिस वाज अ कांस्टेंट थिंग। तो ये उस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस बनाने वाली फोर्सिंग टर्म थी। और इस फोर्सिंग टर्म के होने की वजह से हमें इसका पहले से तयन करना होता है, हमें यानी इक्वेशन में फोर्सिंग टर्म नॉन होती है, इसको नहीं डिटरमिन करना होता, इसके लिए सॉल्व नहीं करना होता, तो ये इसका हमें तयन पहले से करना होता है। तो हमने तयन कर लिया था काफी सारी डिस्कशन में कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये x का फंक्शन हो तो u जब निकलेगा उसमें ये भी आएगा, तो u तो x में u में भी x आ जाएगा, तो विच विल बी रॉन्ग, u को x इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि ये भी x से इंडिपेंडेंट हो, ये कांस्टेंट हो सकता है फिर। तो ये एक कांस्टेंट फोर्सिंग टर्म थी जिसको हमने कहा था दिस इज, ये क्या है, dp by dx प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट का। तो ये क्योंकि फोर्सिंग टर्म है, हमने इसका पहले बताना है कि है या नहीं है कि कैसी है। तो हम खुद ऑन ऑफ कर रहे हैं इसे, तो दिस इज अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट, इसकी हमने कहा था। तो ये वहां पे हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में भी ये चीज डिटेल में बात की थी। तो इसका रोल क्या है, नॉन होमोजेनियस फोर्सिंग टर्म वाला रोल है, इसी वजह से इसको हम अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, यानी इम्पोज्ड। अब हमने जनरलाइज काइटे फ्लो में 23 सॉल्यूशन जो निकाला, उसमें उसमें जो है डिफरेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट था और इसकी हमने कांस्टेंट वैल्यूज ली थी। तो ये अब सवाल है कि व्हाई इट कुड नॉट बी टेकन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये यहीं से जवाब इसका मिल जाता है कि अगर हम इसको एक्स का फंक्शन ले लेते तो फिर यू के सोल्यूशन में भी यू का जो एक्सप्रेशन आता उसमें एक्स और वाई आ जाते, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वायलेट हो जाती, फ्लो मुमकिन ना होता, ये वाला एक्सप्रेशन फ्लो ना देता, इसलिए हमें इसको एक्स से इंडिपेंडेंट रखना पड़ा। तो चौथा सवाल है व्हाट इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लोज 2 एंड 3, यानी काइटे जनरलाइज्ड काइटे फ्लो और पाइजले फ्लो में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहीं से जवाब मिल जाता है कि जब हम कहते हैं कि दिस फैक्टर इज जीरो, dp by dx इज कांस्टेंट, यानी उस इक्वेशन में जनरलाइज्ड काइटे फ्लो में या पाइजले फ्लो में जब ये मौजूद है तो हम ये कहते हैं कांस्टेंट है। तो इसको इक्वल टू कांस्टेंट रख दें और इंटीग्रेट कर दें तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगी, जैसे कि किया हुआ है। हमने कहा dp by dx को कांस्टेंट रख दिया कि ये कांस्टेंट है और इसको इंटीग्रेट किया तो ये kx प्लस सी, यहाँ पे ये c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकल आई। तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, शुरू में जब नेवी स्टोक्स इक्वेशंस को सामने रखा था, हमने कहा था हमें वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकालना होगा और प्रेशर का भी। तो अब देख लें कि इन तमाम फ्लोज में वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाला हमने और इन तमाम फ्लोज में प्रेशर का एक्सप्रेशन इस तरह का है, लीनियर गिवन इन इक्वेशन 31। तो ये जो है सवालात, इनको आपको अपने जहन में क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है फ्लो बिटवीन टू मूविंग पैरेलल प्लेट्स। तो जब हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की बात की थी तो हमने यही कहा था कि जो भी हमें फ्लो गिवन होगा उसके बारे में हमने छान पटक कर लेनी है वो किस तरह का। अब हमें ये बताया गया कि फ्लो बिटवीन टू मूविंग पैरेलल प्लेट्स को हम स्टडी करें। तो
तो इसमें देखेंगे पैरेलल प्लेट्स हैं तो इसका मतलब है चैनल फ्लो है। और मूविंग है, टू मूविंग पैरेलल प्लेट्स, इसका मतलब दोनों जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। तो दोनों प्लेट्स मूव करने का मतलब क्या है कि यदि अपर प्लेट भी मूव कर रही है और लोअर प्लेट भी मूव कर रही है। अच्छा, इसकी मोशन में क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, दोनों अपोजिट मूव कर रही हैं, दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ये सारे केसेस इसमें हमने कंसीडर कर, तो इस फ्लो को हमने स्टडी करना। तो अब इस टाइटल के ऊपर, ये गिवन फ्लो के ऊपर हमने गौर करके ये हमने फ्लो ज्योमेट्री इमेजिन की और उसको ड्रॉ कर लिया कि ये इस तरह की चैनल है। तो उसके साथ हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया, चैनल विड्थ मेंशन कर दी, और उसने कहा है कि टू मूविंग है, तो हमने बता दिया कि लोअर भी मूव कर रही है और अपर भी मूव कर रही है। लोअर की वेलोसिटी कैपिटल U1, अपर की वेलोसिटी कैपिटल U2 है। अब कैपिटल U1 और कैपिटल U2 जब पॉजिटिव होंगी तो दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, और कैपिटल U1 और कैपिटल U2 अगर दोनों को माइनस में ले लें तो ये दोनों रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही दोनों सिचुएशन। ठीक है, अब कैपिटल U1 लेस हो सकती है, कैपिटल U2 ज्यादा हो सकती है, तो फिर उसमें क्या होगा, अपर प्लेट फास्टर मूव कर रही होगी और लोअर प्लेट स्लो। और अगर U1 ज्यादा है U2 कम है तो फिर लोअर प्लेट फास्ट है और अपर प्लेट स्लो है। अब इन दोनों के अगर साइन मुख्तलिफ है, U1 नेगेटिव है U2 पॉजिटिव है, तो अपर प्लेट फॉरवर्ड मूव कर रही है और लोअर प्लेट रिवर्स। अगर ये U1 पॉजिटिव है U2 नेगेटिव है तो अपर प्लेट रिवर्स और लोअर प्लेट फॉरवर्ड मूव कर रही है। ये सारे के सारे केसेस यहाँ पे इनकी इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है इससे वो डिस्कस हो सकते हैं। तो आपको पता है चैनल फ्लो है बिकॉज ऑफ, हमने जब शुरू में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पढ़ी थी, हमने यही कहा था कि या तो फ्लो मोशन ऑफ दी वॉल्स की वजह से हो सकता है, चाहे एक मूव करे या दोनों, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। अब इसमें वॉल्स मूव कर रही हैं और इसमें प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास एक ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब हम देखते हैं हमने क्या रखा हुआ है, हमने कंसीडर किया हुआ है। तो यानी ऑप्शनल है, तो हमने यानी बुक को फॉलो किया है हमने। तो प्रेशर ग्रेडियंट को रख लें तो हमारा प्रॉब्लम मजीद जनरलाइज हो जाता है। अगर उसको जीरो करेंगे तो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट वाला फ्लो के रिजल्ट आ जाएंगे, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम फार्मूलेशन की बात है। अब इसमें हम कहते हैं कि हमारा जो है फ्लो प्लेट्स की मोशन की वजह से है और यूनिडायरेक्शनल है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है। तो फर्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ये है कि वी शुड राइट द पॉसिबल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस फ्लो। वो हमने ये लिखा, ऊपर सारी डिटेल्स लिखने के बाद अब जब ये वेलोसिटी वेक्टर लिख लेते हैं तो हमें इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज करना होता है कि सो दैट अगर ये किसी पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डाला तो दिस गिव्स u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये 34 में कि u x का फंक्शन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ y z का फंक्शन हो सकती है। अब यहाँ पे z पे डिपेंडेंस जो भी हमने बात की है, तो z पे डिपेंडेंस इसकी नहीं होगी, क्योंकि इस फ्लो में भी देखें जनरलाइज्ड काइटे फ्लो के हिसाब से अगर देखें कि प्रेशर ग्रेडियंट भी है, अपर प्लेट भी मूव कर रही है, तो अब इन एडिशन टू दैट क्या हुआ है कि लोअर प्लेट भी मूव कर रही है, तो और कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो z डायरेक्शन में कोई नई चीज नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो लिहाजा ये वेलोसिटी जो है z पे डिपेंड फिर नहीं करेगी। ये हमने कहा कि उस डायरेक्शन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए u शुड बी फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये हमारा फाइनल फॉर्म आ गई वेलोसिटी वेक्टर की। अब इसको हम यूज करके नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में गवर्निंग इक्वेशन ले सकते हैं। तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में पुट करने से ये हमें मिला, ये फर्स्ट कंपोनेंट से, ये सेकंड कंपोनेंट से और ये थर्ड कंपोनेंट से। तो बाकी जो दो कंपोनेंट्स उनसे मिला कि प्रेशर y और z से इंडिपेंडेंट है, सो प्रेशर इज फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये dp/dx हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन अब हमारी आ गई 0 = -dp/dx + μ d2u/dy2।
तो ये वही इक्वेशन है 14 जो हमने जनरलाइज्ड काइटे फ्लो में यूज की या के पॉइजले फ्लो में भी यूज की। तो अब इक्वेशन तो वही है, लेकिन फर्क कहाँ पर आएगा, बाउंड्री कंडीशंस में। तो बाउंड्री कंडीशंस ये हैं कि लोअर प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी कैपिटल U1 एंड अपर प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी कैपिटल U2। तो ये हमने बाउंड्री कंडीशंस लिख दी। तो इन अब हम यूज करके तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे क्लास दो कर देते हैं। नहीं, हाँ जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आता है वो ये है, बाय इवैल्यूएटिंग द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने कहा कि बुक में इसकी डिटेल दी हुई है। अब इसमें कोई मसला नहीं है कि कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि हम कोई पहली अप्रोच यूज करें या दूसरी अप्रोच यूज करें। कोई भी एक ही अप्रोच है, यानी सिर्फ यही बाउंड्री कंडीशंस है, इनको हम यूज करके कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो वो ए और बी जो निकलेंगे उनको यूज करके दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब आपको पता है कि जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं वी इंटेंड टू नॉन डायमेंशनलाइज इट, सो दैट कि हम इसको नॉन डायमेंशनलाइज करके एनालाइज कर सकें। नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेफरेंस लेंथ और रेफरेंस वेलोसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे रेफरेंस लेंथ तो मौजूद है h, y h से नॉन डायमेंशनलाइज हो जाएगा। और अब तो दो रेफरेंस वेलोसिटीज मौजूद हैं, u1 भी यूज हो सकती है, u2 भी यूज हो सकती है, किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं U2 को यूज करने का। वजह उसकी क्या है, क्योंकि U2 इज द वेलोसिटी ऑफ द अपर प्लेट। तो हमने, आपको याद होगा, जनरलाइज्ड काइटे फ्लो में भी अपर प्लेट की वेलोसिटी से ही नॉन डायमेंशनलाइज किया था। तो उसी से सिमिलैरिटी पैदा करने के लिए, सो दैट आप देखें कि अगर हम U1 को खत्म कर दें, U1 जीरो हो जाए, तो ये जनरलाइज्ड काइटे फ्लो बन जाएगा। तो हम चाहते हैं वो भी रिकवर कर सकें, तो हमें यू अब ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी से नॉन डायमेंशनलाइज करना चाहिए। तो इसलिए हमने U2 को चूज किया। उसको डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी के दोनों साइड से, और जहां भी h मौजूद हो वहां पे तो ठीक है, नीचे नहीं है तो फिर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया उतने ही वापस। तो इसको मैनिपुलेट करेंगे हम, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन इन डायमेंशनलेस फॉर्म बन गया, ये वाला अल्फा इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर विद बार प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई बार प्लस लैम्डा। तो ये हमारा डायमेंशनलेस फॉर्म में सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। अब आप देखें जनरलाइज्ड काइटे फ्लो के तनाजुर में कि ये फ्लो जो है दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जनरलाइज्ड काइटे फ्लो। क्या किया कि हमने कहा जनरलाइज्ड काइटे फ्लो में लोअर प्लेट को भी मूव कर दें। तो अब जब ये किया तो हमारा सॉल्यूशन भी बढ़ गया। ये जो है अल्फा तो मौजूद था उसमें जनरलाइज्ड काइटे फ्लो में, ये तो है। अब लैम्डा भी आ गया है। लैम्डा क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ द टू वेलोसिटीज। अब देखें, जब हम कहेंगे लोअर प्लेट इज एट रेस्ट, U1 जीरो है तो लैम्डा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है लैम्डा जीरो का मतलब है कि हम जनरलाइज्ड काइटे फ्लो रिकवर कर लेंगे। तो लैम्डा जीरो पुट करने से यहाँ भी जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी जीरो, तो ये वाई इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड काइटे फ्लो का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, वो ये वही चीज है, अप्लाइड प्रेशर डायमेंशनलेस प्रेशर ग्रेडियंट पैरामीटर, और लैम्डा जो है दिस इज द रेशियो ऑफ द टू वेलोसिटीज। लैम्डा में बहुत सारी फिजिक्स बिन्हा है। अल्फा का तो वही रोल है भाई, पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, नेगेटिव होगा तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, और जीरो होगा तो नो प्रेशर ग्रेडियंट। लेकिन और यहाँ से सर सिंपल काइटे फ्लो का भी सॉल्यूशन निकलता है। देखें सिंपल काइटे फ्लो में ये होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होता, अल्फा जीरो, और उसमें लोअर प्लेट भी एट रेस्ट होती है तो लैम्डा भी जीरो, तो ये सिर्फ वाई बार आ जाता है। तो उसका सॉल्यूशन यही था ना, यू बार इक्वल टू वाई बार। तो ये देखें हमने ये स्टेप बाय स्टेप, हमने सिंपल काइटे फ्लो को जनरलाइज्ड बनाया तो ये अल्फा वाली टर्म में आ गई। जनरलाइज्ड काइटे फ्लो में लोअर प्लेट को भी मूव किया तो उसका भी लैम्डा की शक्ल में कंट्रीब्यूशन आ गया। तो हम ये एक तरह के स्विचेस हैं, इनको ऑफ करके तो पिछला केस रिकवर कर सकते हैं।
और ये एक चीज ये भी इंश्योर करती है कि क्योंकि हमने ये जो हमारा फ्लो है, यूं कहें कि सिंपल काइटे फ्लो की दो जनरलाइजेशन हुई। पहली जनरलाइजेशन हुई तो जनरलाइज काइटे फ्लो बना, दूसरी जनरलाइजेशन हुई तो फिर ये वाला फ्लो बना। तो अगर हम इन जनरलाइजेशंस को माइनस करते जाएं तो हम पीछे जाते जाते हैं। यानी अब मौजूदा जनरलाइजेशन ये है कि लोअर परेट की वॉल मोशन को रोक दिया जाए, रोक दें, लैम्डा जीरो कर दें तो जनरलाइज काइनेटिक फ्लो का सॉल्यूशन मिलता है। उसमें भी अगर प्रेशर ग्रेडियंट को जीरो कर दें तो सिंपल काइनेटिक फ्लो का सॉल्यूशन मिलता है। तो ये एक काउंटर चेक भी है कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है। सर U2 भी जीरो हो सकते हैं? U2 भी जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम नॉन डायमेंशनलाइज करें तो हम U1 को रेफरेंस वेलोसिटी दें, फिर यहीं पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है 42 पे। जी सर, क्योंकि तो हम इस क्या केस में करें करें तो वेलोसिटी इनफिनाइट हो जाएगी। जी, सर इस केस में अगर U2 को जीरो करें तो वेलोसिटी इनफिनाइट हो जाएगी, लैम्डा इनफिनाइट हो हाँ तो जाएगी। क्यों करें फिर जीरो, जब भी इनफाइनाइट हो जाए तो उस सिचुएशन से बचना होता है, ये नहीं कि फिर खड़े होके देखते रहे आग लगा के कि अब तो जल पड़ा सारा कुछ है। जी सर। हमें पता है कि उसका तो इनफाइनाइट होने, आप लोग ये समझते हैं कि इनफाइनाइट होने का कोई मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ना सारी। तो हमने खुद मैथमेटिक्स ऐसा बनाया कि U2 नीचे आ गया और अब हम कहते हैं कि अच्छा जी यू नो कि हम उस चीज से डिवाइड करते हैं जो जीरो नहीं होती है? तो यहाँ पे जब हम कहते हैं ना यू डिवाइड दिस सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन जो है बाय U2 ऑन बोथ साइड्स, तो हम साथ लिखते होते हैं ना ब्रैकेट में कि U2 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो चीज से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो चीज यस। से नहीं डिवाइड कर सकते। तो यहाँ पे तो नॉन जीरो क्लेम करके आए हैं, तो अब आप यहाँ पे कहते हैं चुप करके जीरो पुट करके तमाशा देखें, तो दिस इज नॉट राइट। ये नॉन जीरो है, ये जीरो पुट ही नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर हम जीरो रखना चाहते हैं, जीरो वाला केस डिस्कस करना चाहते हैं, तो वी शुड कम हियर और हम यहाँ पे अब U1 से डिवाइड करें। हाँ अगर हम चाहते हैं ना U1 भी जीरो रखना चाहते हैं, U2 भी जीरो रखना चाहते हैं, फिर कोई और U से नॉन डायमेंशनलाइज करें व्हिच कुड बी एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो। तो ये सारे उस सिचुएशन उस अकॉर्डिंगली करने पड़ते हैं। यानी ये नहीं है कि हम बस एक चीज करके तो हर चीज वहां से रिकवर करें, ये नहीं। U2 जीरो हो सकता है लेकिन हमें फिर इसको नॉन डायमेंशनलाइज किसी और चीज से करना पड़ेगा, U2 से नहीं करेंगे। फिलहाल इसमें U2 जीरो नहीं पुट कर सकते because we have divided on both sides of the solution by U2, तो जीरो से नहीं डिवाइड करते, नॉन जीरो चीज से डिवाइड करते हैं। तो बहरहाल तो अगर वो करना चाहें तो फिर U1 से ना इसको नॉन डायमेंशनलाइज कर लें तो फिर हमारे पास निकल आएगा सोल्यूशन। तो अब हमारे पास इसमें दो पैरामीटर्स हैं, अल्फा और लैम्डा, डायमेंशनलेस पैरामीटर्स। तो अल्फा के बारे में मैंने बताया कि ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज जो हैं रेफर करती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, या फेवरेबल है या एडवर्स है, उनके बारे में हमें मालूम है, यानी बिहेवियर इसका क्या होता है। लैम्डा पहली दफा क्लियर हुआ है तो हम लैम्डा के बारे में बात करते हैं। लैम्डा इज द रेशियो ऑफ दिस टू वेलोसिटीज। हमने देखा लैम्डा जीरो भी हो सकता है जब U1 जीरो हो, या यूं कहे कि U2 U1 से बहुत ज्यादा हो मैग्नीट्यूड में, तो तब भी ये लिमिटिंग केस में जीरो होगा। एग्जैक्टली जीरो तब होगा जब U1 इक्वल टू जीरो। फिर क्या है, ये 1 हो सकता है जब दोनों वेलोसिटीज सेम है, तो ये 1 होगा। और ये 1 से ग्रेटर भी, 1 0 और 1 के दरमियान कब होगा, जब U2 इज ग्रेटर देन U1, यानी अपर प्लेट इज फास्टर देन लोअर प्लेट, तो फिर इसकी वैल्यूज 0 से 1 के दरमियान आएंगी। तो आप देखें कि लैम्डा जो है तमाम रियल वैल्यूज ले सकता है, और रियल वैल्यूज जो ये लेता है लैम्डा, उसके साथ फिजिक्स एसोसिएटेड है। तो अब जीरो, लैम्डा जीरो के साथ भी फिजिक्स है, लैम्डा 1 के साथ भी, और 0 से 1 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो उसके लिए भी एक सिचुएशन है कि अपर प्लेट इज मूविंग फास्टर देन लोअर प्लेट। अच्छा, अब 1 से ऊपर वैल्यूज लें तो फिर कौन सी सिचुएशन है कि लोअर प्लेट इज मूविंग फास्टर देन द अपर प्लेट, यानी U1 इज ग्रेटर देन U2। अब नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। -1 का मतलब है U1 और U2 सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी साइन डिफरेंट है, यानी दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर। अगर एक फॉरवर्ड है तो दूसरी रिवर्स, अगर ऊपर वाली फॉरवर्ड है तो नीचे वाली रिवर्स, अगर नीचे वाली फॉरवर्ड है तो ऊपर वाली रिवर्स।
तो वो दोनों सिचुएशन लैम्डा की एक ही वैल्यू में रिप्रेजेंट हो रही है -1 में। अब 0 और -1 के दरमियान जो वैल्यूज है वो ये सिचुएशन है कि दोनों प्लेट्स अपोजिट एक दूसरे के मूव कर रही हैं और U2 यानी अपर प्लेट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और लोअर प्लेट की कम है। और इसी तरह लैम्डा की वैल्यूज -1 से नीचे भी ले सकते हैं। तो वो क्या सिचुएशन है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और नीचे वाली प्लेट फास्टर है देन दी अपर प्लेट। तो वो जो सारी सिचुएशंस मैंने शुरू में आपके सामने रखी थी कि दो मूविंग प्लेट्स में फॉरवर्ड दोनों मूव कर सकती हैं, दोनों रिवर्स कर सकती हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, एक स्लो एक तेज, ये सारी की सारी कंडीशन जो है सिचुएशन जो है देखें लैम्डा की वैल्यूज में कवर हो गई है। अब हम लैम्डा की जो वैल्यूज भी इसमें पुट करके एनालाइज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी सिचुएशन ली है और फिर रिजल्ट्स को उसी हिसाब से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो सारी बातें मैंने लिखी, लैम्डा 0 की वैल्यू, लैम्डा पॉजिटिव और लैम्डा नेगेटिव, और इसमें ये हमने 0 0 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यूज और 1 और 0 के दरमियान वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज के बारे में हमने बात कर ली है कि इनका क्या मतलब है। अब ये जो फ्लो है अगर आप यहाँ पे होते तो फिर हम आपको लैब में लेके जाते और इसको प्लॉट करते, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेते वैल्यूज के, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट रख के ये सारे केसेस करते, एडवांस रख के ये सारे केसेस करते, प्रेशर ग्रेडियंट का इनके ऊपर इम्पैक्ट देखते, कब रिवर्स फ्लो काज करता है, सारा कुछ। तो वो अब मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास है तो इस तरह का आपने सॉफ्टवेयर टूल्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स का आपके पास है कंप्यूटर में, तो आप इसको प्लॉट करके थोड़ा रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो बाकी तो चीजें हैं भाई, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालें और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालें, वो जो डेफिनेशंस हैं हमें पता है और बुक में निकली हुई हैं। तो आपने वो वाला काम साथ करना है। मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि मुझे करने की जरूरत नहीं थी कि वो तो बुक में ऑलरेडी किया हुआ और आपके पास बुक है, तो वो काम फिर आपने इसके साथ एडिशनल करना है।